नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में अब हो रही वर्टिकल ड्रिलिंग। 41 श्रमिकों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान में फिर आई तेजी। रेड माइनर्स ने भी शुरू की खुदाई। राजधानी देहरादून पर चढ़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रंग। शहर भर के मुख्य मार्गों पर झलक रही उत्तराखंड की संस्कृति और लोक कला। अतिथियों के स्वागत के लिए खास तैयारी। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। भुवन कापड़ी बोले, युवाओं से छीना रोजगार। अब उत्तराखंड के जंगल जल जमीन को बेचने की तैयारी में बीजेपी। देहरादून नगर निगम पर बड़े घोटाले का आरोप। 3 चहेती कंपनियों को दिया गया 300 करोड़ की होर्डिंग का काम। आरटीआई में हुआ खुलासा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। कई बाधाएं आने के बावजूद उम्मीद बरकरार है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है, माना जा रहा है कि टनल से खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 5 योजनाओं पर काम चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी टनल से जल्द खुशखबरी के आसार। 5 योजनाओं पर चल रहा काम। रेस्क्यू टीम को मिल सकती है जल्द सफलता। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बाधाएं आने के बावजूद रेस्क्यू टीम की कोशिश लगातार जारी है और उम्मीदें बरकरार है। जिस तरह से अब टीम 5 योजनाओं पर काम कर रही है, इससे उम्मीद है कि जल्द ही टनल से खुशखबरी आ सकती है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। आज दिन तक टीम 36 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग कर चुकी है। आगे बढ़ना लगातार जारी है। इस बीच मजदूरों की हेल्थ पर नजर रखने के लिए रोबोटिक्स की मदद भी ली जा रही है। वहीं अब रैट माइनर्स पर मैनुअल ड्रिलिंग का दारोमदार है। ये लोग मैनुअल ड्रिलिंग के एक्सपर्ट वर्कर हैं, जिन्होंने खुदाई के काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। आपके जहन में अब सवाल होगा कि रैट माइनर्स आखिर क्या होते हैं, तो बता दें कि पतले से पैसेज में अंदर जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रैट माइनर्स कहते हैं। इस तरह से ड्रिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल और काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये रेड माइनर्स 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिल कर रहे हैं। वहीं टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों पर नजर रखने के लिए रोबोटिक्स की मदद ली जा रही है। इसके लिए लखनऊ से AI एंड रोबोटिक्स को बुलाया गया है। दरअसल ये किसी मजदूर के बिहेवियर या हेल्थ को 24/7 मॉनिटर करता है। अंदर आदमी हताश होने लगता है, इस स्थिति को डिटेक्ट करते हैं। दूसरा, टनल के अंदर अगर कोई गैस निकल रही हो तो इसे डिटेक्ट करते हैं। तीसरा, टनल के अंदर जहां नेटवर्क भी ठीक से नहीं मिलता, वहां हाई स्पीड इंटरनेट सिस्टम दे सकते हैं। ये भी अपने आप में नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लग सकती है और टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। वहीं उत्तरकाशी टनल हादसे का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा और गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला सिलक्यारा पहुंचे। इन दोनों ने टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल के अंदर चल रहे रेस्क्यू कार्य की बारीकियों को समझा। प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के लिए भेजी जा रही भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने टनल में SDRF द्वारा स्थापित ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप और BSNL द्वारा स्थापित टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए से अंदर फंसे श्रमिकों में बातचीत कर उनका हालचाल जाना। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। इन्वेस्टर्स के लिए शहर को खूब सजाया जा रहा है। शहर की मुख्य सड़कों पर रंग रोगन के अलावा इन्वेस्टर समिट के वेन्यू पर भी अब तैयारी तेज कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयार हो रही है। शहर की मुख्य सड़कों पर रंगरोगन के जरिए उत्तराखंड की कला का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट के वेन्यू को भी अतिथियों के लिए तैयार किया गया है। निवेशकों को रिझाने के लिए शासन प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अधिकारी अलर्ट मोड पर है, शहर में हो रहे कार्यों को परख रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में आने वाले अतिथियों के लिए शहर के 7 मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें सिर्फ चक्राता रोड पर निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि जो बाकी सड़कें हैं वो निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है।
इन्वेस्टर समिट के लिए हम लोगों ने पहले से 2 महीने पहले से तैयारी शुरू करी थी। तो एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन से, आईएसबीटी से, जो बाई रोड लोग दिल्ली से आएंगे उससे लेके 7 रूट हम लोगों ने लगभग चिन्हित किए थे, जो मेन रोड हैं, जो वेन्यू हमारा है एफआरआई का, वहाँ तक जाने के लिए। और जो वीवीआईपीज आएंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी या महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, इन सभी लोगों का जो रूट है वो सारे रूट पे हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है। एक चक्राता रोड है जिस पे काम चल रहा है, बाकी सारे रोड पे हमने कर लिया है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज अभी इसी रोड पे आ रहे हैं, उस पे भी मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है कि 30 तारीख तक हर हालत में वो काम कंप्लीट कर लिया जाए। कोई नया काम, कोई नई खुदाई या नया कोई काम शुरू नहीं कर रहे हैं हम लोग। पूरा जो पिछला काम था वो हम लोग ने पूरा कर लिया है। वहीं जिला अधिकारी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। 400 से ज्यादा अतिथियों के ठहरने से लेकर समिट के सफल समापन होने तक अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। चुनिंदा अफसरों को अतिथियों की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया है। शहर में तो ब्यूटिफिकेशन का कार्य चल ही रहा है, रोड्स का कार्य चल रहा है। यूपीसीएल द्वारा जो वायर हैं वो भी हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम द्वारा भी सफाई व्यवस्था पे कार्य किया जा रहा है। जो इवेंट होना है वो एफआरआई में होना है, तो उसी क्रम में वहाँ पे भी तैयारियां हम लोगों की शुरू हो गई हैं और सारी व्यवस्था, सब डिपार्टमेंट्स जो हैं अपने अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सरकार इसके जरिए प्रदेश में रोजगार के द्वार खोलने का दावा कर रही है। समिट में सरकार ने 2.5 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। देश विदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कंपनियों के साथ करार भी कर दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होता है या नहीं। हल्द्वानी के ब्लॉक सभागार से भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। पूरे जिले में 11 स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। इस यात्रा के दौरान राज्य मंत्री सुरेश भट्ट और मेयर जोगेंद्र रौतेला मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यहां पर योजनाओं की जानकारी के साथ साथ जहां भी ये यात्रा जाएगी वहां हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और जनता उसका लाभ ले सके, इसके लिए ये यात्रा चल रही है। ये एक तरह से भारत जो भी गरीबों के लिए, आम जन के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो योजना चलाई गई है, विशेषकर अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें तो आयुष्मान भारत योजना। कांग्रेस नेता और खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कापड़ी ने कहा कि बीजेपी सरकार देवभूमि के युवाओं का रोजगार बेचने के बाद अब उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को बेचने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने खनन पॉलिसी में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि खनन निजी हाथों में करके बीजेपी अपने करीबियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि खनन निजी हाथों में जाने से जीएमवीएन और केएमवीएन का कामकाज भी निजी हाथों में जाएगा। सरकार का एक नया कारनामा, जल जंगल जमीन, उत्तराखंड की जो है खनन, जो हमारे उत्तराखंड का प्राकृतिक स्रोत है और प्राकृतिक रोजगार है, जो इनकी चहेती हैं अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, उनको देने के लिए उनके हिसाब से नियमावली तैयार करी गई है। अगर उत्तराखंड के लोग एनओसी के लिए शासन जा रहे हैं तो स्पष्ट एनओसी किसी को नहीं दी जा रही है। आज आपको देहरादून नगर निगम में हुए एक बड़े खेल के बारे में बताने जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम में बड़े घोटाले के आरोप लग रहे हैं। एक आरटीआई में सामने आया है कि शहर में होर्डिंग्स लगाने के नाम पर 3 कंपनियों को 300 करोड़ का काम दे दिया गया। आरोप यह भी है कि इस काम के लिए निकलने वाले टेंडर में भी इन्हीं 3 कंपनियों का नेक्सस काम करता रहा और नगर निगम के जिम्मेदार चुपचाप ये खेल होता देखते रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम पर घोटाले का आरोप, होर्डिंग्स के नाम पर टेंडर में बड़ा खेल, नगर निगम का चहेती कंपनियों से तालमेल। देहरादून नगर निगम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। होर्डिंग्स लगाने के नाम पर अपनी चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप नगर निगम पर लगा है। दरअसल पिछले 10 सालों से होर्डिंग्स के टेंडर में गंभीर अनियमितता बरती गई और सिर्फ 3 कंपनियों को काम देकर 300 करोड़ रुपए तक का उन्हें फायदा पहुंचाया गया और निगम को इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।
वहीं जो योग्य कंपनियां थी उन्हें टेंडर में भाग लेने से रोका गया। इस पूरे मामले का खुलासा कांग्रेस नेता अभिनव थापड़ ने किया है। आरटीआई के जरिए उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया। पिछले 10 वर्षों में नगर निगम में होर्डिंग और यूनिपोल के टेंडर के भ्रष्टाचार का मामला मैंने आरटीआई निकाली है पिछले कुछ समय से, तो उसमें निकल के आया लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का बिजनेस इन कंपनियों को जो मिला है, वो एक पॉसिबली एक कार्टेलाइजेशन इसमें हो सकता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की हमने मांग करी है और नियमों को ताक पे रख के ईएमडी कैसे चेंज करके और हाई कोर्ट के ऑर्डर का मिस इंटरप्रिटेशन करके, तो ये सब जो कार्रवाई है इनको उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था और दोषी कंपनियों को रोकना चाहिए था। वो करने के बजाय उन्हीं कंपनियों को टेंडर बाय टेंडर एक्सटेंशन और ये सारी चीज़ों से इनको काम हुआ है, तो ये गलत है। इस भ्रष्टाचार को हमने उठाया है। बता दें कि टेंडर की शर्तों में न सिर्फ पार्टी के चयन का खेल हुआ है, बल्कि एक्सटेंशन के नाम पर करोड़ों रुपए का काम अपने चहेतों को बिना टेंडर आवंटन किया गया। तकनीकी रूप से 2013 से लेकर 2023 तक 5 से 7 टेंडर होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 3 टेंडर हुए और इन सभी टेंडर में सारा खेल इन्हीं कंपनियों के साथ मिलकर खेला गया। कौन सी है वो 3 कंपनियां जिन्हें नगर निगम ने करोड़ों का फायदा पहुंचाने का काम किया है, इसके नाम भी कांग्रेस नेता ने उजागर किए हैं। 3 कंपनियों का मैं नाम बता देता हूं आपको। इसमें मीडिया 24/7 है न्यू दिल्ली की, जो हमारी आरटीआई में निकल के आया। एक कैटलिस्ट एडवर्टाइजिंग है, वो देहरादून की एक कंपनी है। एक स्टिमुलस एडवर्टाइजिंग है। ये 3 कंपनी। कैटलिस्ट एडवर्टाइजिंग, इसमें राजीव महर्षि भी हैं। दूसरी मीडिया 24/7, इसमें दिल्ली के हैं, कोई उनका नाम है इसमें, सब वो दिल्ली के हैं। बता दें कि नगर निगम ने 2013 से 2023 के बीच जितने भी होर्डिंग्स के टेंडर निकाले, उसमें उत्तराखंड की अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लंघन किया गया। नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी टेंडर कार्य को 2% से ज्यादा ईएमडी ना ली जाए, लेकिन नगर निगम ने इसको 10% किया, जिससे कई एलिजिबल बोलीदाताओं को रोका गया। 2019 में नगर निगम द्वारा एक सर्वे कमेटी बनाई गई। इसने 325 अवैध होर्डिंग्स की रिपोर्ट दी, लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कि अवैध होर्डिंग्स जनता में बेच कौन रहा था। क्या ये 3 कंपनियां थी या इनकी सहयोगी कंपनियां थी, और जो कंपनियां अवैध होर्डिंग्स बेच रही थी उस पर नगर निगम ने क्या कार्रवाई की, इसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में कांग्रेस नेता अभिनव थापड़ ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। देखना होगा नगर निगम इस पर किस तरह से कदम उठाता है। वहीं गुरु पर्व के मौके पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजधानी देहरादून के रायपुर रोड में मौजूद नानकसर सत्संग सभा गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका, साथ ही कीर्तन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने प्रकाश पर्व के मौके पर सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों के जल्द बाहर आने की कामना की है। आज गुरु नानक देव जी का गुरुपुर्ब है, उनका प्रकाश पर्व है। आज जो गुरु नानक देव जी ने हमको सबको मानवता की, एकता की और सेवा का जो हमें पाठ पढ़ाया है, उपदेश दिया है, जो उन्होंने मूल मंत्र के अंदर में हमको वरदान दिया है पूरे ब्रह्मांड को समझने का, सर्वदा भला और सब कुछ तेरा का जो संदेश दिया है, वो सबसे बड़ा संदेश है। 3 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हरिद्वार पहुंचेंगे। अपने इस दौरे में शमी विश्व कप 2023 के अपने अनुभव को युवाओं के साथ साझा करेंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार का मानना है कि शमी के दौरे से भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं को अपना खेल बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। एक भव्य, एक दिव्य, एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरी दुनिया को 2023 के वर्ल्ड कप में चौंका दिया है, हमारा छोटा भाई मोहम्मद शमी। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप हरिद्वार जनपद आएँ, उत्तराखंड आएँ, हमारे युवाओं के साथ अपने वर्ल्ड कप के अनुभव और अपने जीवन के अनुभव साझा करें। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और वो अभी 3 दिसंबर को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार आ रहे हैं। उत्तराखंड में नई स्क्रैप पॉलिसी शुरू हो चुकी है और इस पॉलिसी के तहत अब पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद में टैक्स छूट मिलेगी। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि रुड़की में 2 स्क्रैप सेंटर हैं जहां से गाड़ियां स्क्रैप करवाई जा सकती हैं। वहीं राजधानी देहरादून में निर्माणाधीन स्क्रैप सेंटर जल्द तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दून से आवेदन आने शुरू हो चुके हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये नियम बना दिया है कि वैसे डीलर जो पुरानी गाड़ियों का सेल परचेज में का काम करते हैं, उनको आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है।
उनको परिवहन विभाग से सेल परचेज के डीलरशिप के लिए एक लाइसेंस लेना आवश्यक है। लाइसेंस की कुछ प्रक्रिया है, फॉर्म भरना होता है, जीएसटी में फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, यहाँ का एड्रेस होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी मनी भी जमा होता है। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट की वारदात के बाद अब पुलिस भी अपनी गलती को मानने लगी है। आपको बता दें कि खुद एसएसपी ये मान रहे हैं कि पुलिसिया चूक के चलते इतनी बड़ी वारदात हुई। एसएसपी की माने तो पुलिसिंग में कहीं कोई कमी जरूर थी, जिसका फायदा लुटेरों को मिला है। कि अभी तक जो हमारे जो सपोर्ट फैक्टर देखा जाए, वहाँ की जो हमारी एसटीएफ की, बिहार की हो चाहे पुलिस को, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन, चूंकि मैं स्वयं से 2 बार वहाँ जा चुका हूँ और अच्छा कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ उसके सिस्टम के लूपहोल्स होते हैं और वो हर जगह होते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे अन्य विभाग हो। उस लूपहोल्स का फायदा गैंग जरूर उठा रहा है और तभी वो इस तरह से लगातार अन्य प्रांतों में जाके घटनाएं कर रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक छोटा लूपहोल छूट जाता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है और मुझे लगता है कि उनके सहयोग से हम आगे इसमें और अच्छा कर पाएंगे। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी लगाने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया। पुलिस की इस पहल को लेकर कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने बताया कि कई आपराधिक घटना की जांच में सीसीटीवी कैमरे मददगार साबित होते हैं। एक पर इससे कोई छुपा नहीं है कि जितनी भी हमारी घटनाएं हैं वो सीसीटीवी कैमरों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कि निस्वार्थ रूप से, जिन लोगों ने पब्लिक को सीसीटीवी कैमरे डोनेट कर रखे हैं। इसमें हमारे जो A to Z है उसमें धीर सिंह जी हैं, जिन्होंने कि 5 कैमरे अपनी तरफ से पब्लिक को डोनेट कर रखे हैं। और पुलिस जो हमारे थाना क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं उनमें बहुत बार इनके कैमरों का खुलासे में योगदान रहा है। हल्द्वानी के टीपी नगर चौकी क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक पर जिस वक्त हमला हुआ वो अपने पिता की दुकान पर मौजूद था। आरोपी हमला करने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की, जो अपने रेडी पे खड़ा होकर सामान बेच रहा था, उस पर एक धारदार हथियार से वार किया गया। मौके पर उनसे परिजन पहुंचे तो उसको एसटीएच हॉस्पिटल ले गए। एसटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी पुरानी रंजिश अगर किसी से कोई है तो उसका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में अब हो रही वर्टिकल ड्रिलिंग। 41 श्रमिकों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान में फिर आई तेजी। रेड माइनर्स ने भी शुरू की खुदाई। राजधानी देहरादून पर चढ़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रंग। शहर भर के मुख्य मार्गों पर झलक रही उत्तराखंड की संस्कृति और लोक कला। अतिथियों के स्वागत के लिए खास तैयारी। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। भुवन कापड़ी बोले, युवाओं से छीना रोजगार। अब उत्तराखंड के जंगल, जल, जमीन को बेचने की तैयारी में बीजेपी। देहरादून नगर निगम पर बड़े घोटाले का आरोप। 3 चहेती कंपनियों को दिया गया 300 करोड़ की होर्डिंग का काम। आरटीआई में हुआ खुलासा।